हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह और मैं आज आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में आते हैं, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 आपका है वास्तविक संख्या है, तो वहां से अक्सर इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर आपका दिया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए क्या ले रखा है, √3 ले रखा है। तो हो सकता है कि √3 के बदले √5, √7 ऐसा कुछ भी ले सकता है। मतलब ऐसा कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, और उसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आता है इस चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर एनसीईआरटी मैथ्स का है, ये है ना, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, तो वहां से अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो √3 दिया हुआ रहेगा और उसमें बोल देगा कि कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। इस तरह से सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव सवाल आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछेगा यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए, है ना, इसे में प्रूफ करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए एक एक स्टेप यहाँ पे देखिए कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होता है कि अगर मान लीजिए आपको अपरिमेय यहाँ पे सिद्ध करना होता है, तो सबसे पहले आपको उसके विरोधाभास, ठीक है ना, मतलब ठीक उल्टा आपको मानना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने का जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या करना होता है, आपको उसका ठीक उल्टा मान लेना होता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय आपको सिद्ध करना होता है, तो ठीक उसका उल्टा मानेंगे। तो मैंने क्या माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि √5, ऐसे मान लीजिए √5 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे √5 करके मैंने बना दिया, तो यहाँ पे 5 कर सकते हैं आप। √3, √5, √7, √11 ऐसा कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 रखेंगे तो 3 रख के बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और 5 रखेंगे तो आपको 5 रख के बनाना पड़ेगा, 7 रखेंगे तो 7 रख के बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, मतलब जहां जहां पे 3 है वहां पे 3 रखने जाना है, और जहां पे 5 है वहां पे 5 रखेंगे। या अगर यहीं पे 7 दिया रहता तो हर जगह पे 7 लिखते जहां पे जरूरत था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि √5 जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि आगे सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, या सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है। तो देखिए, वैसा कोई भी संख्या है ना, वैसा कोई भी संख्या जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो सके, विभाजित हो सके। जैसे मान लीजिए आप कि कोई नंबर आपके पास, कोई संख्या आपके पास दिया गया ना, 7 दिया गया है ना, 7। तो 7 को अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो या सिर्फ 7 से डिवाइड हो, है ना। तीसरा कोई भी संख्या इसको विभाजित ना कर सके। जब तीसरा कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर सके तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और सह अभाज्य का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक और नंबर हो गया 4 और 9 हो गया, है ना, 4 और 9। तो ये दोनों के लिए एक कॉमन फैक्टर चाहिए, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर। अगर मान लीजिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 4 ही डिवाइड हो पाएगा, है ना। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 9 ही डिवाइड हो पाएगा। मतलब 4 हमारे पास क्या है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या हो सकता है। 4 और 9 दोनों एक साथ लेंगे हम अगर यहाँ पे, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो दोनों आपस में सहअभाज्य कहलाएंगे। लेकिन 9 क्या है, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन हम उसी प्रकार हम बात करें 4 के बारे में, तो 4 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से ज्यादा इसके विभाजक हैं। ठीक है ना। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन 1 और 4 या 1 और 9 या 4 और 9 को एक ही साथ लेंगे ना, तो आपस में क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कोई तीसरा संख्या विभाजित नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे स्टेप क्या चलने वाले हैं, यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ
वर्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या था, √5 था, √5 बराबर P बटा Q दिया हुआ था ना। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 जो है उसका भी स्क्वायर हो गया, P का भी स्क्वायर हो गया और Q का भी स्क्वायर हो गया। तो √5 का स्क्वायर √25 होगा, जिसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, और P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q का स्क्वायर। Q स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। या ऐसा आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो Q स्क्वायर है 5 को वापस ले जाकर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब Q स्क्वायर का जो मान होगा वो P जाकर Q स्क्वायर का जो मान होगा वो 5 जाकर डिवाइड करेगा P स्क्वायर को। तो मैंने अगले स्टेप में लिखा हुआ है और इसे मान लिया समीकरण 1, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है ना कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और अगर कोई संख्या P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो वो संख्या P को भी डिवाइड करेगा। देखिए मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर दिया है, तो 4 का स्क्वायर का मतलब आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 के स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16। अगर मान लीजिए दो कोई संख्या है जो अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो संख्या 4 को भी डिवाइड कर सकता है। उसी प्रकार से अगर आपका संख्या यहाँ पे क्या है, P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर सकता है तो P को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ 5 P स्क्वायर एवं P दोनों को विभाजित करता है, तो P का एक गुणनखंड 5 भी है। बात समझ पा रहे हैं, P का एक गुणनखंड 5 भी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि P का एक गुणनखंड 5 भी है, तो अब मैंने अगले स्टेप में क्या मान रखा है कि P बराबर 5a। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P बराबर 5a, ठीक है ना। क्योंकि P को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा तब ना डिवाइड कर पा रहा है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई 50 है, 55 है, 70 है, 95 है, 100 है, ये सारे के सारे क्या है, 5 के गुणज है ना, 5 के गुणज हैं, तभी तो 5 से डिवाइड हो पाएंगे। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये जो संख्या हमारे पास जो P दिया गया है ना, वो 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा, तभी ना 5 से कटेगा, वरना 5 से नहीं कट पाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे कि P का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है कि P बराबर 5a। अब इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्या आपके पास है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है ना। तो P का मान यहाँ पे रखेंगे, तो P बराबर कितना है, 5a है, हम लोग रख दिए यहाँ पे, तो 5a का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। डिवाइड में कितना है, 5 है। अब अगले स्टेप में देखेंगे 25 यानी 25a स्क्वायर किससे विभाजित करना है, 5 से विभाजित करना है, बराबर कितना आएगा, Q स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको अगले स्टेप देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यहाँ पे देखिए आपका पहले से डिवाइड में है ना, 5 पहले से आपका क्या डिवाइड में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 25a स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 आपका डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो नहीं, 25 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना, 25, तो 5 से 5 बार में कट जाएगा यहाँ पे, 5 एक बार में और 5 बार में, 25 कट गया। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 2 में देखेंगे तो जो Q स्क्वायर है वो 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, यानी ये जो संख्या आपका दिया गया है वो 5 का गुणज है। 5 का गुणज इसलिए है क्योंकि 5 से विभाजित हो पा रहा है, ठीक है ना। अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 Q को भी विभाजित कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अगले स्टेप में कि 5 जो है Q स्क्वायर एवं Q दोनों को विभाजित करता है, तब Q का एक गुणनखंड 5 भी होगा। अगर 5 उसका गुणनखंड होगा तभी उसको विभाजित कर पाएगा, अगर उसका गुणनखंड 5 नहीं होता तो विभाजित नहीं कर पाता। बात समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे अगर दोनों समीकरण से, पहले समीकरण हमारे पास क्या है यहाँ पे, Q स्क्वायर बराबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला समीकरण क्या है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 दिया गया है। और आपका जो दूसरा समीकरण यहाँ पे आया हुआ है, वो दूसरा समीकरण आपसे क्या दिया है यहाँ पे कि a स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी संख्या
जिसका 2 से ज्यादा, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा भाजक हो जाए, विभाजन करने वाला हो जाए, है ना, विभाजित करने वाला हो जाए, वो संख्या कभी भी सअभाज्य नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना हुआ है, समीकरण 1 और 2 मान लिया था। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे आप तो p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि p भी देखिए आपका विभाजित हो जा रहा है और q भी विभाजित हो जा रहा है ना 5 से, जबकि ये संख्या क्या होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होना चाहिए था या 1 से विभाजित होना चाहिए था। तीसरा गुणनखंड जैसे ही आ गया मतलब वो संख्याएं आपस में क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम वहां पे, ठीक है ना। अब देखिए तो p/q समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे तो p/q क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है वो संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। यहां आपका प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, इसी प्रकार से आप इस तरह से संबंधित सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने जो बात किया यहाँ पे कि सवाल क्या था, सिद्ध करें ना, सिद्ध करने वाली सवाल था यहाँ पे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है √5 की जगह आपको दे दे √2 दे देगा, √3 दे, √7 दे, √11 दे, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे मैंने √5 लेकर चला हुआ था वहां पे आपको सिर्फ √11 रहेगा तो √11, √7 रहेगा तो √7, √3 रहेगा तो √3, इतना लेके चलना है, बाकी कोई इसमें बदलाव करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आपको 3 नंबर के पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया? ये हर बार लगभग पूछा गया इस तरह से सवाल। सब्जेक्टिव में रहेगा तो सिद्ध करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बताना पड़ेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अगर आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर करना नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, तो मेरे पिछले वीडियो पे आप जा सकते हैं जो मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है। वहां मैंने आसान तरीका से बताया हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये वही सवाल मैं लेकर आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल और इनका जो सॉल्यूशन एक एक स्टेप करके आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में काफी आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।